नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ संविधान एक जीवंत दस्तावेज। जिसके पहले वीडियो में हमने ये जाना था कि संविधान को किस प्रकार से जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। जीवंत यानी हमने इसकी बात की थी सजीवता से, कि किस प्रकार से हमारा भारत का संविधान जो है सजीव है, जीवित है, सांस लेता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि संविधान किस प्रकार से जीवंतता लिए हुए है। सबसे पहले बात हम करेंगे संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 368 में यह बताया गया है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है। पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल सकती है या हटा सकती है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आर्टिकल 368 है उसके अनुसार संविधान के अंतर्गत वह अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है किसी भी अनुच्छेद को लेकर के। लेकिन उसकी जो मूल भावना है, जो मूल अभिव्यक्ति है, उस पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ उनके अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। विद्यार्थियों, हम पहले भी इस बात को कर चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर में थे। विद्यार्थियों, संविधान को इतना लचीला होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव भी किया जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए। अर्थात संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यह लचीले का मतलब यह है विद्यार्थियों की परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, और कठोर का अर्थ है आवश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है विद्यार्थियों जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। और जिस संविधान के उपबंधों में हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं, उसे लचीला, उस प्रक्रिया से पता चलता है कि भारत का संविधान या संविधान जो है कितना लचीला है। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है। संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं। वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो सकता। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके। इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था और इनके बारे में यह राय अपनाई गई थी कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। विद्यार्थियों, हमारा संविधान एक संघीय यानी संघात्मक राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में रहा है और इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा। कहने का मतलब कि इसमें संविधान के अंतर्गत हमारा संविधान जो है संघात्मक राज्य व्यवस्था यानी केंद्र और राज्य के या शक्तियों का विभिन्न स्तरों पर बंटवारा या विभाजन की उसमें बात की गई है। इसलिए हमारा संविधान संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप लिए हुए है और इसी के आधार पर विद्यार्थियों, जब संविधान में किसी प्रावधान को लेकर आना है या प्रावधान को हटाना है, उनमें राज्यों की शक्ति और उनकी सहमति के बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। अर्थात विद्यार्थियों, इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर भी रखना चाहते थे। विद्यार्थियों, इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक भी था और यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े। तो इस प्रकार से भारत ने संविधान संशोधन के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। और ये देखिए विद्यार्थियों, एक कार्टून में क्या व्यंग किया गया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि कोई संविधान लचीला या कठोर कैसे हो सकता है। क्या संविधान की कठोरता या उसका लचीलापन उस काल की राजनीति से तय नहीं होता? तो ये व्यंग किया गया है कि संविधान का लचीला और कठोरपन कैसे निर्धारित होता है। ये देखिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रकार से संविधान लचीला है और कठोर है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आप देखिए। सबसे पहली प्रक्रिया जो बताई गई है, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कुछ अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, मतलब संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर अनुच्छेदों के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है यानी संशोधन किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य बहुमत के आधार पर। दूसरा उसमें बताया गया है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, संसद के दोनों सदनों में मतलब
लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में विशेष बहुमत होना चाहिए और यह होगा अनुच्छेद 368 के अनुसार। इसी प्रकार से विशेष बहुमत और कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं, जिसे अनुच्छेद 368, तो विशेष बहुमत चाहिए, यानी कि लोकसभा में भी बहुमत चाहिए विशेष बहुमत और राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए, और उसके साथ साथ राज्यों की विधानमंडल ये विधायिकाएं जितनी हैं उनकी आधी विधायिकाओं का समर्थन चाहिए, तभी जाकर के। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें हमने राज्यों की विधायिकाओं का भी समर्थन चाहिए, कम से कम आधी विधायिकाओं का, यह इस प्रकार का संशोधन जो है यह एक कठिन संशोधन के आधार पर निर्धारित होगा। मतलब ये कहलाएगा कि ये कठोर संविधान, कठोर संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल लचीला और यहाँ पे थोड़ा लचीले से थोड़ा ऊपर, और यह बिल्कुल कठोर प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक विशेष बहुमत लोकसभा और राज्यसभा का और साथ में विधायिकाओं का समर्थन नहीं मिलता है, तब तक यह प्रक्रिया यानी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद होते हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन भी कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है। संविधान के इन हिस्सों को काफी लचीला बनाया गया है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। तो संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। संसद विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश दे सकती है। तीसरा, अनुच्छेद 3 में बताया गया है, संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। मतलब राज्यों को प्रवेश देना, नए राज्यों को प्रवेश देना, यानी कि 2 राज्यों को मिला देना, और या फिर किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा देना, या राज्यों का एक राज्य में से 2 राज्यों का विघटन कर देना, यानी कि उनको अलग कर देना। इस प्रकार के अनुच्छेदों को सामान्य प्रक्रिया के द्वारा सरल तरीके से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन होगा किसके द्वारा? विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा। संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है बच्चों, और इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके अपनाए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है। दूसरा तरीका ज्यादा कठोर होता है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात यह है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद की विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय यानी कोई संगठन की संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में कोई भूमिका बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं होता है। इन बातों से यह पता चलता है विद्यार्थियों की संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है। हमारे संविधान में इन जटिलताओं में से बचा गया है और इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है, यानी कि लोकसभा की होती है। इसका अर्थ यह होता है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी संसदीय संप्रभुता में ही निहित होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें कार्टून में क्या पूछा गया है कि अगर कुछ राज्य संविधान में संशोधन चाहते हैं तो क्या उनकी बात सुनी जाएगी? क्या ये राज्य अपनी तरफ से संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं? मुझे लगता है कि ये राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तियां देने का ही एक और उदाहरण है। इसमें यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि अगर कोई राज्य या कुछ राज्य किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन करना चाहते हैं तो क्या वास्तव में उनकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन उनकी बात सुनने का जो अंतिम फैसला है वो केंद्र सरकार ही करेगी। तो यह भी काफी असमंजस की बात है कि इसमें भी केंद्र सरकार को ही अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
ऐसा इस कार्टून में कहा गया है। अब देखो विद्यार्थियों, हम विशेष बहुमत की बात करते हैं और इस पुस्तक में हमने बहुत जगह विशेष बहुमत के प्रावधानों को हमने पढ़ा था और विशेष बहुमत क्या होता है इसके बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया था। एक बार फिर हम बात करते हैं विशेष बहुमत की। चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों, जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार हम पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है। हम याद करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः है विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की तो आवश्यकता होती ही है। कल्पना करें यदि विद्यार्थियों कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य विधेयकों के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती है। संशोधन विधेयक पर, है ना, सामान्य बहुमत में लागू हो जाएगी लेकिन संशोधन विधेयक में नहीं लागू होगी। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है विद्यार्थियों। सबसे पहली बात आती है संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्य की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। समझ में आया विद्यार्थियों? संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की, कुल टोटल सदस्यों की बात की जा रही है, उपस्थित सदस्यों की बात नहीं की जा रही है। कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरा, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। कहने का मतलब संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या और मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। मतलब जो संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या भी होनी चाहिए और साथ में जो मतदान कर रहा है उनके सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2/3, 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का भी प्रावधान नहीं है। मतलब संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त सत्र मतलब संयुक्त अधिवेशन, या हम बात करें संयुक्त बैठक की, जब हमने बात की थी, जब विधेयक बनता है और लास्ट में यदि किसी भी प्रकार की से विधेयक में किसी प्रकार का विवाद होता है, ये कंट्रोवर्सी होती है, तो संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। आखिर विशेष बहुमत का औचित्य क्या है? देखिए, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हैं, तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। 575 सदस्य हैं, 273 सदस्यों की आवश्यकता है। 300 मौजूद है तो हमें 300 में से कितने आवश्यक है? 273 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा, तभी जाकर के पारित हो पाएगा। लेकिन कल्पना करें कि लोकसभा में 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है और इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी? इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति नहीं बन जाएगी तब तक उसे पारित नहीं किया जाएगा। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित कर सकता है। लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ता है। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यह है कि इसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में 2 सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सिद्धांत है विशेष बहुमत का। जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधानों में इस सिद्धांत का समावेश किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत लागू है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत है संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। ये सिद्धांत कई आधुनिक संविधानों में अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में तो जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने तक का अधिकार है। रूस और इटली अन्य ऐसे देश हैं जहां जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन का अधिकार भी दिया गया है। तो संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी जहां होती है वहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होगा। जिस राज्य में वहां पर ही इन
इस संविधान में संशोधन के अंतर्गत जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यहाँ देखिए कार्टून में क्या बताया गया है कि विशेष बहुमत के इस झंझट से मैं उगता गया हूँ, मतलब बोर हो गया हूँ। इसके लिए हमेशा ही बड़ा भारी जोड़ घटाव करना पड़ता है। भाई ये राजनीति है या गणित है? तो अब ये देखिए अंबेडकर जी ने क्या कहा, जो लोग इस संविधान में से असंतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना, और यदि वे इतना भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यह नहीं समझा जा सकता कि जनसाधारण उनके असंतोष में उनका साथ दे रहा है। यहाँ गौर करने की बात यह है विद्यार्थियों कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संसदीय बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं, इस संदर्भ में वे जनता की राय का भी उल्लेख करते हैं। इससे पता चलता है कि बहुमत की धारणा के पीछे जनमत की भावना काम करती है। जनमत का यही सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा संविधान सभा के वाद विवाद खंड 11 पृष्ठ 976 976 25 नवंबर 1949 को। अब बच्चों बात आती है राज्यों द्वारा अनुमोदन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता है। राज्यों और केंद्र सरकार की भी शक्तियों के वितरण से संबंधित या जन प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। पीछे हमने संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था विद्यार्थियों, और संघीय संरचना का अर्थ यह होता है कि राज्यों की शक्ति केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती है। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती हैं, तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा। मतलब कम से कम आधी विधान पालिकाएं यानी विधानमंडल जो है, राज्यों के विधानमंडल कम से कम आधे का समर्थन उन्हें चाहिए। जितने राज्य हैं उनके आधे विधानमंडलों का समर्थन उन्हें आवश्यक है। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है विद्यार्थियों कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों की भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। उल्लेखनीय बात यह है विद्यार्थियों की संशोधन की प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद उसे फिर से काफी हद तक लचीला भी बनाया गया है। हम देख सकते हैं विद्यार्थियों की संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यवहारिक नहीं है। संक्षेप में कहा जा सकता है विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब व्यापक बहुमत चाहिए तभी संविधान संशोधन हो सकता है। इस प्रक्रिया में राज्यों की सीमित भूमिका दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छेड़खानी की जा सके। कहने का मतलब है संविधान के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया अगर आसान कर दी गई तो आए दिन संविधान में संशोधन होते ही रहेंगे। इसलिए कुछ जगहों पर कठोर व्यवस्था भी अपनाई गई है। लेकिन साथ ही इन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा विद्यार्थियों की भावी पीढ़ियां अपनी समय की आवश्यकताओं के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सकें। तो विद्यार्थियों ये एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं कहां पहुंचे क्या समझे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी की जानी चाहिए, उचित स्थान पर सही निशान आपको लगाना है। ये एक्टिविटी है, आप देखिए किस प्रकार से इसमें आपको जैसे कहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता है, कहाँ राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है, जैसे नागरिकता संबंधी अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, केंद्र सूची में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में बदलाव, चुनाव आयोग संबंधित उपन। तो इस प्रकार के संशोधनों के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि विशेष बहुमत की आवश्यकता है, विशेष बहुमत के साथ राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है, ये साधारण बहुमत से इसे पारित कर देना चाहिए। विद्यार्थियों इसके बाद बात आती है कि संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए। 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69, लेकिन आज हम बात करें तो हमारे संविधान को लागू हुए 71 से 72 वर्ष हो चुके हैं और 12 जनवरी 2019 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके हैं। और अब हम वर्तमान में बात करें तो अब तक कम से कम 104 संशोधन किए जा चुके हैं और 124 संशोधन के लिए विधेयक पेश किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक पारित जो हो चुके हैं 104 संविधान संशोधन पारित हो चुके हैं। संशोधन की प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की यह संख्या काफी बड़ी मानी जाएगी।
क्योंकि हम यदि अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की, वहां पर अब तक मात्र 27 संशोधन ही हुए हैं। वहां का संविधान बहुत ही कठोर है, क्योंकि वहां पे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो अत्यधिक कठोर ही बनाई गई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों हम, कि इतने सारे संशोधन के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके निहितार्थ क्या है। एक नजर संशोधनों के इतिहास पर यदि हम डालें तो अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक हम देख पाएंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। ग्राफ में एक ही सूचना को दो भिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं, और दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है। आप पाते हैं कि 1970 से 1990 तक के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए, और दूसरी ओर दूसरा ग्राफ हमें एक और की कहानी बताता है कि 1974 से 76 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। सन 2001 से 3 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ये 2 कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस सत्ता में थी, और कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला था। लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे, और ज्यादातर राज्य विधानसभाओं में भी वह बहुमत की स्थिति में थी। तो दूसरी ओर 2001 और 2003 के बीच का काल गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है, और यह एक ऐसा भी काल था विद्यार्थियों जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी। इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदिता भी थी, लेकिन इस काल में 10 संशोधन किए गए। इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते थे। अब ये कार्टून देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि हमारे संविधान में इतनी बार संशोधन क्यों किए गए, क्या हमारे समाज या हमारे संविधान में कुछ समस्या है। तो इतना संशोधन करना, कम से कम कितने 104 संशोधन हो चुके हैं, तो इतना, और एक अमेरिका को देखें तो उसमें 27 संशोधन हुए हैं। तो यदि हम बात करें तो क्या हमारे संविधान में कुछ समस्या है जिसमें इतने सारे संशोधन किए गए। तो हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, कालक्रम के अनुसार या परिस्थितियों के परिवर्तन होने के साथ साथ ही, या हम ये बात करें कि राजनीतिक सत्ता में जो सत्ताधारी है उसको अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो अधिक से अधिक संशोधन जो है वो संविधान में अपने जनता के लिए या अपने स्वार्थ के लिए वह संशोधन करता है। ये देख सकते हैं आप, एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ 1 और ग्राफ 2 है, ये 2 आप देख सकते हैं। इसमें देखिए जो बताया गया है, इसमें कालक्रम 51 से 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80। यहाँ देखिए कितने सारे संशोधन किए गए हैं। और यहाँ देखिए आप संशोधन, ये संशोधनों की संख्या यहाँ बताई गई है। यहाँ पे वर्ष बताया गया है, हर 10 वर्ष के अंतराल में बताया गया है। तो संशोधनों की आप देख सकते हैं, आप ये 2001, 10 और 2011 और 18 के बाद में बताया गया है। अब ये देखिए कि 10 संशोधनों की अवधि, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के आधार पर ही बताया गया है। और यहाँ देखिए आप देखिए इसके अंतर्गत विद्यार्थियों कि संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है, और ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बाहरी तौर पर 69 वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में 103 संशोधन की बात अजीब लगती है, लेकिन अब हमें 72 ईयर्स हो चुके हैं, और 72 ईयर्स में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखने में पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही है। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संशोधन की एक धारा सी लगने लगी है, धारा से बहने लगी है। और इसका अर्थ यह कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती, बल्कि ये संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए हैं। क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी हैं, कमजोरियां काम कर रही थी, संविधान क्या बहुत लचीला है, ये काम कर रहा था। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि राजनीतिक सोच नहीं है कि भाई राजनीतिक सोच का मतलब है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने नहीं किया, ऐसा बताया गया है इसके अंतर्गत। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच भी मैं मानती हूँ इसके अंतर्गत, और साथ में यह भी मानती हूँ कि संविधान जिस समय बना था और जिन परिस्थितियों में बना था, और आने वाली परिस्थितियां जब परिवर्तित होने लगी तो उन जरूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन कर लिया। और यही एक कारण है विद्यार्थियों कि हमारा संविधान आज भी जीवंतता बनाए हुए हैं, इन्हीं कारणों से कि आवश्यकता के अनुसार हम अपने मूल संविधान में, या हम कहें कि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में हम संशोधन कर पाते हैं। और यही संविधान का लचीलापन भी है, और यही संविधान का कठोरतापन को भी व्यक्त करता है। अर्थात हमारा जो संविधान कहलाता है मिश्रित संविधान
कहलाता है। अब विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संशोधनों की विषय वस्तु क्या है, किन किन विषय वस्तु या किन किन विषयों को लेकर के हमने संविधान में संशोधन किए, और इन संशोधनों संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो हमने अनुच्छेद 368 के माध्यम से समझी, मैं उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि भारत के संविधान में संशोधन करना क्यों आवश्यक है, क्यों उसे संशोधनों के माध्यम से जीवनता प्रदान किए हुए है, और क्यों आवश्यक है, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और इस बदलती परिस्थितियों में यदि हम अपने आप को या अपने संविधान को बदलते हैं या उनको परिवर्तित करते हैं या उसको संशोधित करते हैं, तो ये हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसी के आधार पर हमारे संविधान के आधार पर ही हम अपना पूरी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी सामाजिक व्यवस्था चलती है, और इसी के आधार पर ही हमारा संविधान जो है जीवंत बना हुआ होता है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम संशोधन की विषय वस्तु को लेकर के आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।